नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है एक बार फिर से आपका टीसीएच पर। गालिब का एक शेर है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतजार किया। तो हमारे जो मोदी जी हैं उनके वादे ऐसे ही हैं कि जिसने उस वादे पर भरोसा कर लिया वो फिर सारी जिंदगी इंतजार करता रहेगा कि काश वो वादा पूरा हो जाता। 2014, 2019 और अब आ गई 2024। वादे वादे वादे, मतलब मोदी जी की बेवफाई के किस्से तो अगर कोई लिखने बैठेगा तो पूरी एक किताब बन जाएगी। और अगर सारे वादों की मैं बात करने बैठूंगा तो 3 घंटे की पूरी फिल्म बन जाएगी। तो कुछ वादों की बात करेंगे, कुछ बेवफाइयों की बात करेंगे। मजेदार बात यह है कि मोदी जी को चाहने वाले जानते हैं कि वो बेवफा हैं, फिर भी उनके नए वादे पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी भी बिंदास पुराने वादों के बारे में सोचे हुए या नए वादे के बारे में भी सोचे हुए नए नए वादे फेंकते रहते हैं। जैसे वो गए बंगाल। अब इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारा तो दे दिया गया 400 पार का, लेकिन ठिकाना 300 का नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी में सीटें कम होंगी, राजस्थान में निश्चित रूप से सीटें कम होंगी, मध्य प्रदेश में कम होंगी, साउथ में कोई ठिकाना है नहीं। तमिलनाडु में एक आध सीटें बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, वरना और कहीं सीट मिलने का चांस है नहीं। तो सीट बढ़ेगी कहां, उसके लिए सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं मोदी जी पश्चिम बंगाल पे और उड़ीसा पे। उड़ीसा में तो नवीन पटनायक के साथ समझौता कर लिया। पश्चिम बंगाल में वो चाहते हैं कि जितनी ज्यादा सीटें बढ़ा सकें उतनी ज्यादा सीटें वो बढ़ा लें। तो पश्चिम बंगाल में गए और वादा किया कि ये जो इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ी है, इसमें जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, डिटैच की गई है संपत्ति, अटैच की गई है संपत्ति, वो पैसा जनता के बीच में वो बांट देंगे। एक पुरानी कहानी चलती है, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ी थी, रॉबिन हुड की, जो अमीरों से पैसा लूटता था और गरीबों में बांट दिया था। तो मोदी जी वहां पे रॉबिन हुड बन गए। कारण यह है कि ईडी के रेट्स को लेकर दुनिया भर के सवाल उठ रहे हैं जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, या फिर उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाकी सब कुछ, उससे ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल अब हर जगह उठने लगे हैं, यहां तक कि मोदी जी के जो एकदम भक्त अखबार और चैनल है वहां पर भी धीरे धीरे ये सवाल उठने लगे हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि इस हाथ से छापा पड़ा और उस हाथ से चुनावी बांड आ गया। पता चला कि छापा पड़ा और उसके बाद 300 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। तो ईडी जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ईडी छापा मारकर बीजेपी को पैसा दिलाने वाली संस्था बन गई है। ये सब जब बवाल शुरू हुआ तो मोदी जी ने कहा कि चलो खेल खेलते हैं। ईडी से जो 3000 4000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किए हैं, इतने की संपत्तियां, ये पैसा जनता को बांट देंगे। ये अलग बात है कि इसके पहले भी वो विदेश से पैसा ला रहे थे। स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है वहां से लाके 15-15 लाख रुपए सबको बांटने की बात कर रहे थे। लोग झोली फैलाए इंतजार कर रहे थे कि अब एसएमएस आए बैंक का कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। 15 पैसे नहीं आए, हां ऐसे मैसेज लगातार आते रहे कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए क्योंकि मिनिमम बैलेंस नहीं था, आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए क्योंकि सरकारी जो बीमा की योजनाएं हैं उसके लिए बिना आपको बताए पैसे खरीद लिया गया, वगैरह वगैरह। 15 लाख छोड़िए, 15 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं आया। अब वो वादा तो भूल गए। अमित शाह जी ने कह दिया वो तो जुमला था। अब कह रहे हैं ईडी की संपत्ति जो जब्त हुई है, ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है वो बांटेंगे। ये अलग बात है कि कानूनन वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ईडी जो संपत्ति जब्त करती है सरकार उसका ऐसे उपयोग नहीं कर सकती है, लेकिन वादा है और एक बेवफा का वादा है। तो जो मानने वाले हैं वो ये जानते हुए कि ये वादा पूरा होने वाला नहीं है, इस पर भरोसा करते हैं। आखिर यही तो देश है जहां पर मोदी जी का पोस्टर लगा था, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद हमने देखा मणिपुर में जो हुआ, वो हमने वो भी देखा जो दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी महिला पहलवान बैठी थी, और महिलाओं के अपमान, महिलाओं के साथ व्याभिचार की घटनाएं तो रोज बरोज आती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की एक नेता हैं जो कुछ दिन पहले जब पहलवान बैठी हुई थी जंतर मंतर पे तो उनका मजाक उड़ा रही थी। अभी 2-4 दिन पहले उनका ट्वीट आया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बेहद परेशान कर रहे हैं और उनकी पार्टी के भीतर ही कोई सुनने वाला नहीं है। तो नारी के अत्याचार का जो नारा था कि नारी को अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाएगी, जो वादा था, उस वादे में तो बेवफाई आप देख ही सकते हैं। एक और वादा था रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, याद है आपको? उसके भी बड़े पोस्टर बैनर लगते थे 2014 में।
2014 से 2024 आ गया, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अगर सरकारी आंकड़ों को मान लें तो भी 2 करोड़ रोजगार 10 साल में दिए नहीं गए हैं। हां, रोजगार के नाम पे मोदी जी क्या कहते हैं, पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। तो जो पकौड़े तलना शुरू करते हैं उनको मोदी जी रोजगार देते हैं या फिर मजबूरी रोजगार देती है, इसका फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। गरीबी की बात थी, बहुत हुई गरीबी की मार। अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, गरीब के लिए आ गया 5 किलो का अनाज। और दुनिया भर के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा ही बताते हैं कि गरीबी घटने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार पे अभी आंकड़ा आया कि जितने बेरोजगार हैं उसमें 83% यंग लोग हैं, यानी यंग लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और गरीबी की हालत यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनता है, यानी दुनिया भर में भूखे रहने वालों का जो इंडेक्स बनता है, उसमें भारत का नंबर लगातार नीचे होता चला जा रहा है। तो गरीबी हो गई, रोजगार हो गया, महिला अत्याचार हो गया, इन सब पर मोदी के वादे आप जानते हैं कहां पहुंचे। एक वादा सीधे सीधे मोदी ने तो नहीं किया था, लेकिन उस जमाने में अखबार में छप रहा था कि इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब इनकम टैक्स 10 साल में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यह आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। किसानों पर अत्याचार बहुत हुआ, किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। और वो किसान जब दिल्ली आने की कोशिश करते हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जाता है, सड़कों पर कांटे बिछा दिए जाते हैं, क्या क्या कर दिए जाते हैं, विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आंख खुली है तो आपने सब देखा है कि किसानों के साथ क्या हुआ। एमएसपी को लेके मोदी जी ने वादा किया था और अब मोदी जी के जो लगवे भगवे हैं वो कहते हैं कि एमएसपी अगर सबको दे दी गई तो देश का दिवालिया निकल जाएगा। यह अलग बात है कि नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या और गुजरात के पता नहीं कितने पूंजीपति जो अरबों खरबों लेकर भाग गए, उससे देश का दिवाला पहले ही निकला हुआ है। अगर वो पैसा रोक लिया गया होता तो किसानों को एमएसपी भी आप दे सकते थे, कर्जे भी माफ कर सकते थे और जाने कितने लोगों को नौकरियां दे सकते थे। लेकिन जो कुछ मिला वो सब अडानी जी को मिला और बाकी के लिए ठन ठन गोपाल करते रहिए, राम राम भजते रहिए। घर में रोटी हो ना हो, लेकिन बाहर जाकर झंडा, भगवा झंडा अपने हाथ में लेकर और गले में एक स्कार्फ डालकर भगवा नारे लगाते रहिए। बस बस उसी से आपका पेट भर जाएगा। अब की बार मोदी सरकार नहीं मिलेगा कोई रोजगार, ये पक्की बात हो गई। और सबसे मजेदार नारा था, राम सेतु वगैरह तक हम आएंगे, लेकिन सबसे मजेदार नारा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। 2G 3G फलाना ढिमकाना, जीजाजी, ये वो सब चल रहा था। हालत ये हुई कि वाड्रा साहब को बाकायदा कोर्ट ने कह दिया कि डीएलएफ के साथ जो डील हुई थी वो पूरी तरह से लीगल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पता बाद में यह चला कि जिस डीएलएफ को लेकर इतना तमाशा मचाया जा रहा था, उसी डीएलएफ से बड़ा पैसा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे। और सिर्फ इतना ही थोड़े है, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी थे, अभी हाल का किस्सा प्रफुल्ल पटेल का है, सैकड़ों करोड़ का मामला था, लेकिन जब चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनका केस क्लोज हो गया, क्लोजर करा दिया गया। छगन भुजबल, सैकड़ों करोड़ का मामला था, केस खत्म। अजित पवार, 1000 करोड़ का मामला था, केस खत्म। हेमंता बिश्वा शर्मा, सैकड़ों करोड़ का मामला था, केस खत्म। कितने गिनाऊं, कितने सुनाऊं, सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। करप्शन में सिर्फ इतना हुआ है कि अब नियम ही ऐसा बना दिया जाता है कि सरकारी तौर पे करप्शन हो जाए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का। एक और किस्सा सुन लीजिए, 2G 3G को लेकर इतना हल्ला मचा था। क्या हल्ला था कि ठीक से ठेका दिया गया होता तो इससे ज्यादा पैसा आ सकता था। अब हालत क्या हुई कि 150 के आसपास हमारे सांसद जिस समय सस्पेंड थे, उस समय एक बिल लाया गया, वो बिल पास कराया गया और एयरटेल को वो ठेका मिल गया जिस ठेके के लिए किसी और को अप्लाई करने की इजाजत ही नहीं मिली। पता चला कि उसके पहले एयरटेल ठीक ठाक अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद चुका था। तो ये जो एयरटेल घोटाला था, ये सरकारी नियमों से बिल्कुल पाक साफ हो गया। तो नियम बदल दिया गया, भ्रष्टाचार को अब सरकारी भ्रष्टाचार बना दिया गया। बाकी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कमेंट में बताइएगा कि जब आप जाते हैं सरकारी दफ्तर में तो आपको कहीं से कोई भ्रष्टाचार कम हुआ नजर आता है? तो अब की बार मोदी सरकार, सरकारी हो गया सारा भ्रष्टाचार। स्मार्ट सिटी बन रही थी, अब कहां कहां कितनी स्मार्ट सिटी बनी है जरा मुझे बताइएगा आप।
कितनी सिटीज स्मार्ट हो गई हैं, जरा मुझे बताइएगा। और जो हाईवेज का शोर होता है, उन हाईवेज पे टोल टैक्स की क्या सिचुएशन है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आखिर उन्हीं सड़कों पर आप भी चलते रहते हैं। और भी बहुत सारी बात हुई थी, घर घर बिजली पहुंचेगी बात हुई थी, और अखबारी रिपोर्ट्स और आंकड़े ये बताते हैं कि अभी भी इस देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है। यही नहीं, एक बात थी मदरसों की कि मदरसों का आधुनिकीकरण कराया जाएगा। हो क्या रहा है, मदरसे बंद कराए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो छात्रवृत्ति बंद करा दी गई, और जिस मौलाना आजाद फाउंडेशन से मिलती थी, उस मौलाना आजाद फाउंडेशन को ही बंद कराने की कोशिशें हो रही हैं। केस अभी तक कोर्ट में है। और ये तो रही बात मुसलमानों की, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने पर तो वोट मिलता ही है। थोड़ी देर अगर उसको छोड़ भी दें तो बाकी आपके स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जिस गुजरात से मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जिस गुजरात से वो पैदा हुए, जिस गुजरात ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री बनाया, उस गुजरात में स्कूल नए नहीं खुले हैं, पुराने स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर्स नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ टीचर्स नहीं है। अगर लोगों को टीचर बनाया गया होता, रोजगार दिया गया होता, तो बात ही दूसरी थी। आर्मी में बात हुई ओआरओपी की। अब ओआरओपी का तो जो हुआ वो हुआ ही। इन्होंने कहा कि हम ओआरओपी दे चुके हैं, लेकिन सैनिकों का कहना है ओआरओपी नहीं मिला है। और नए में क्या किया गया कि पेंशन का लफड़ा ही खत्म कर दिया गया, अग्निवीर ला दिया गया। तो अब आप सैनिक नहीं बनते हैं, अब आप अग्निवीर बनते हैं। 3 साल के अंदर वीरता खत्म हो जाती है, आपको आर्मी से निकाल दिया जाता है, और फिर आप आइए किसी फैक्ट्री के सामने बंदूक लेके खड़े होइए, किसी बैंक के सामने बंदूक लेके खड़े होइए। पेंशन और नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा होता हो कि सैनिक भी ठेके पर भरे जाते हो, और जब चुनाव आता है तो राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि हम इस पर दोबारा सोचने को तैयार हैं, झांसा फेंकने के लिए, चारा फेंकने के लिए। वरना आप पहले ही दोबारा क्यों नहीं सोच लिया आपने, जब देश भर में इसका विरोध हो रहा था। कुछ दोबारा नहीं सोचेंगे। जनता एक बार वोट दे दे, सत्ता में आ जाएंगे, फिर जो जैसा है चलता रहेगा। आर्मी के साथ साथ और भी बहुत जगह अग्निवीर, पानीवीर, चनावीर, आलूवीर, गोभीवीर भर्ती किए जाते रहेंगे, और 3-3 साल में, 2-2 साल में, साल भर में बेरोजगार किए जाते रहेंगे। अब कुछ वादे पूरे हुए हैं। राम मंदिर का वादा पूरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर कोर्ट से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया है। 370 हटाने का वादा पूरा हुआ है, लेकिन 370 हटाने के बाद कश्मीर की हालत यह है कि 2019 से अभी तक वहां पर विधानसभा का चुनाव नहीं हो पाया। रोज आतंकवाद की घटनाएं वहां पर सुनाई देती हैं। टारगेटेड किलिंग हुई कश्मीरी पंडितों की, और एक भी कश्मीरी पंडित परिवार वापस जाकर बसा नहीं। लोग शोर मचा रहे थे, हम जमीन खरीद लेंगे, वहां की लड़कियों से शादी कर लेंगे। बताइए कितने लोगों ने वहां पे जमीन खरीदी है। आज भी आप वहां जमीन खरीदने जाएंगे तो आपको जमीन नहीं खरीदने दिया जाएगा। अडानी अंबानी की बात अलग है, आपको कोई जमीन वहां खरीदने नहीं देगा। यानी 370 हटा तो, लेकिन उसके पीछे जितने झांसे दिए गए थे उसमें से कोई पूरे नहीं हुए। असल में कश्मीरी पंडितों को लेकर इतना सारा बवाल मचाया हुआ है बीजेपी ने लंबे समय से कि लोग ये भी भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडित जिस समय कश्मीर छोड़कर बाहर आए थे, कश्मीर से उनको निकलना पड़ा था, उस समय केंद्र में जो सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बीच में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे 10 साल से मोदी जी की सरकार हो, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि वो वापस जा सकें। ना तो उनको स्पेशल नौकरी का कोई पैकेज मिला, जो एक पैकेज मिला था वो मनमोहन सिंह के समय मिला था, ना कोई सुरक्षा मिली। हालत यह है कि पहली बार कश्मीर में 90 के दशक के बाद पहली बार वहां पर टारगेटेड किलिंग शुरू हुई। जो कश्मीरी पंडित मनमोहन सिंह के समय वापस लौट के गए थे वहां नौकरी करने के लिए, वो भी भाग के जम्मू आ गए। तो कश्मीर को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, ये हुआ 370 खत्म होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कोई आतंकवाद नहीं खत्म हुआ, आतंकवाद वैसे ही है वहां पर। उल्टा आपने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। लद्दाख में अलग आंदोलन शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक वहां बैठे हुए हैं जो 370 पे मोदी जी के साथ थे। आज हालत यह है
कि पछता रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको 20-21 दिन हो गया लगातार हड़ताल करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए। बीच में बेचारे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो गए, अच्छे खासे स्वस्थ आदमी लगते थे, बीमार लगने लगे हैं शक्ल से, लेकिन मोदी जी जाकर उनको पूछते नहीं है। मोदी जी का काम निकल गया। फिर कौन सोनम वांगचुक, कहां के सोनम वांगचुक, उनके ऊपर बनी थी 3 इडियट और वो खुद में इडियट साबित हो गए इस पूरे के पूरे मामले में। वैसे जिसने भी मोदी जी के वादे पर भरोसा किया वो इडियट ही साबित हुआ। इसका एक उदाहरण दूंगा, राम सेतु का। 2012-13 के आप अखबार उठा के देख लेंगे या टीवी चैनल के न्यूज आपको मिल जाए उस जमाने के, तो राम सेतु को लेकर हल्ला ही हल्ला था हर तरफ। कांग्रेस को साबित किया जा रहा था वो राम विरोधी है और कहा जा रहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो राम सेतु बनवाएंगे। आ गए सत्ता में, राम सेतु का वादा भी आ गया। उसके बाद संसद में सवाल पूछा गया कि भाई ये राम सेतु का हुआ क्या, कब राम सेतु बनना शुरू होगा। तो जितेंद्र सिंह जो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनका जो जवाब है उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा इतिहास से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी विभाग इस काम में लगा हुआ है। राम सेतु के बारे में वो बोलते हैं कि इस खोज की कई सीमाएं हैं क्योंकि इसका इतिहास 18,000 साल से अधिक पुराना है और इतिहास को देखें तो यह पुल 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस तकनीक के जरिए हम चूना पत्थर के बने नन्हे द्वीप और कुछ टुकड़े खोज पाए हैं। हालांकि हम पुख्ता तौर पे यह नहीं कह सकते कि ये टुकड़े सेतु का हिस्सा रहे होंगे। यानी जिस राम सेतु को लेकर इतना बवाल मचाया गया उस पे कह रहे हैं कि जो सबूत मिले हैं और जो स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर जो सबूत मिले हैं वो सबूत भी पुख्ता नहीं हैं। यानी उन सबूतों के भरोसे यह नहीं माना जा सकता कि वहां पर कोई राम सेतु था। यह बात कांग्रेस नहीं कह रही, यह बात आरजेडी नहीं कह रही, यह बात कोई और नहीं कह रहा। यह बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह। यानी राम सेतु को लेकर जितना बवाल मचाया गया था और जिसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच में तनाव भी हो गया था, श्रीलंका नाराज भी था इस बात को लेकर, उसको अब ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर राम सेतु होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अब उसके बाद जो डंका बजता है विदेशों में, उसको लेकर दुनिया भर की बातें की गई। मोदी सरकार का हर समर्थक कहता है विदेश में हमारा डंका बज रहा है। मोदी जी जाते हैं, वहां कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी लगाई जाती है, वो कंपनी लोगों को इकट्ठा कर देती है और हाउडी मोदी होता है और देश के लोगों को लगता है वाह हमारा डंका बज रहा है। लेकिन देश के बगल में है मालदीव, छोटा सा इलाका है, दिल्ली से भी छोटा है। उसके पास अगर बीचेज नहीं होती शानदार तो कोई पूछता नहीं, जरा सा इलाका है। 1980 के दशक में वहां एक बड़ा खतरा पैदा हो गया सरकार गिरने का। श्रीलंका की सहायता से कुछ लोग वहां सरकार गिराना चाहते थे। वहां के राष्ट्रपति ने फोन किया राजीव गांधी को और राजीव गांधी ने रातों रात वहां मिलिट्री भेजकर सारा खेल क्लियर कर दिया। और उसका एहसान मालदीव इतना मानता था कि जब भी उसका कोई राष्ट्रपति चुना जाता था तो वो अपनी पहली यात्रा भारत की यानी दिल्ली की करता था। तो जरा से उस देश में मोदी जी का तो ऐसा डंका बजना चाहिए था कि राष्ट्रपति हर 15 दिन पे दिल्ली में पड़ा रहता ये पूछने के लिए कि साहब आगे क्या करें। हुआ उल्टा, वहां पर हमारे कुछ सैनिक थे। मालदीव का जो राष्ट्रपति बना मोइजू, उसने हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया, पीछे भेज दिया। लास्ट डेट एक दे दी कि इस डेट तक वापस ले जाओ। बहुत सारा शोर हुआ, लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप में फोटो आई, सब कुछ हुआ, ट्रॉलिंग हुई और ट्रॉलिंग का नतीजा यह हुआ कि मालदीव और कड़ा हो गया और आज मालदीव से हमारे सारे सैनिक लौट चुके हैं। कनाडा में एक सिख की हत्या हुई जो खालिस्तान समर्थक था। कनाडा ने उसका आरोप सीधे सीधे लगा दिया हमारे ऊपर, यानी भारत के ऊपर लगा दिया कि भारत की सरकार ने हमारे बंदे को मारा है, हमारे देश में रहने वाले को मारा है। हम बहुत उछले कूदे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उसका सपोर्ट किया। तो ये डंका कहां बज रहा है? ये डंका सिर्फ भक्तों के कानों में बज रहा है। ये वादे कहां पूरे हो रहे हैं? ये सिर्फ भक्तों के व्हाट्सएप पे पूरे हो रहे हैं। न किसी को रोजगार मिला, न गरीबी गायब हुई देश से, न महिलाओं पे अत्याचार खत्म हुआ, न राम सेतु बना और न ही जनता से जुड़ा हुआ कोई भी वादा पूरा किया गया। हां, कोविड के टाइम में हमने देखा कि जनता मर रही थी और मोदी जी की पार्टी उस कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपए चुनावी बांड लेकर
सरकारी कंपनी के रहते हुए उसको टीका बनाने का ठेका दे रही थी और इस तरह से उसकी इनकम बढ़ाने का काम कर रही थी। ऐसी फार्मा कंपनियों से चुनावी बॉन्ड ले रही थी जिनके सैंपल फेल हो गए थे। जनता रेमडेसिविर और जाने किस किस के लिए यहां से वहां भटक रही थी और सरकारी अस्पतालों में कुछ नहीं था। लेकिन अब्दुल की चूड़ी टाइट होने के भरम में जनता वोट दे रही है, जनता शायद आगे भी वोट देगी, जो भी होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो ईडी का पैसा जब्त हुआ है, ईडी ने जो पैसा जब्त किया है, इसको जनता में बांटने वाली जो बात है वो उतनी ही सही, सीधी और सच्ची है जितना स्विस बैंक से पैसे लाकर जनता में 15-15 लाख रुपए बांटने की थी। जैसे आपके बैंक में 15 लाख रुपए तब आए थे, वैसे ही ईडी वाले पैसे अब आएंगे। अब आपको मोहब्बत है तो आप बेवफा पर भी भरोसा कीजिए। सच तो यह है कि मोदी जी के बेवफाई के किस्से ऐसे हैं जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए वीडियोस। अगर आपको लगता है कि हम जरूरी बातें कर रहे हैं तो इनको दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर पूरी हिम्मत से सच बोलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।